हाय हेलो नमस्कार। मैं रूबी पारेख आपके साथ गीगल पर। मैं बढ़िया हूँ और बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओहो, वही स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही है, प्लानिंग करते हैं लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सुबह से शाम, कभी कभी तो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। हाँ, ठीक ठाक पैसा मिल जाता है लेकिन सुकून नहीं मिलता। कभी लगता है कि सुकून मिल जाए, कभी लगता है नहीं नहीं पैसा मिल जाए, कभी लगता है दोनों मिल जाए और कभी लगता है फिर खुशी का क्या, हैप्पीनेस का क्या, वो भी तो चाहिए। ओहो, कुल मिलाकर के मुद्दा मामला ये है कि सब कुछ चाहिए लेकिन कैसे, मतलब बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा ये सब कुछ अचीव करने के लिए। तो इसका जवाब है कि शायद नहीं, हाँ लेकिन कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि एग्जैक्टली क्या करना होगा, यही हम जानेंगे आज की इस समरी में। तो गीगल पर आज की समरी है आपके लिए हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फेमस लोगों की कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इन लोगों ने कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी। और इस समरी को पढ़ने और सुनने के बाद में आप अच्छे दोस्त बनाना, दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स के यूज से आप दूसरों से बातचीत के तरीके को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में कहां कहां होता है, इवन सारे एरियाज में होता है। आप ये भी सीखेंगे कि ऑफिस में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें जो आपको किसी भी चिंता और थकान से निकलने में मदद करेगा। आप ये भी समझेंगे कि कौन सी सिंपल वर्किंग हैबिट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आपके बोझ को कम कर सकती है। इस समरी में डेल कार्नेगी की कुछ बेस्ट सेलिंग किताबों जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के कुछ चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। तो ये समरी आपको जिंदगी की मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने और खुशी और सेटिस्फैक्शन अचीव करने की सिंपल टेक्निक्स भी सिखाएगी। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो पहला चैप्टर है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। हर इंसान की इच्छा होती है कि लोग उसे पसंद करें, इसलिए हम लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सच्ची हो और वो लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हम दूसरों को अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों से हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट, हॉबीज और काम के बारे में ही बात करते हैं। हम लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में बात करना बड़ी गलती है। हम इंसान खुद को इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। हमें हर बात में दूसरे लोगों का अप्रूवल और रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें खुद के बारे में बात करने की बजाय उनके बारे में बात करनी होगी। हमें ईमानदार होकर दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, लेकिन हमारा गोल इसके बदले में कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा तारीफ के कुछ शब्द किसी इंसान को खुश फील करा सकते हैं। अगर हम दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेंगे तो उन्हें फील होगा कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में बता सके। सबकॉन्शियसली वो आपसे कनेक्टेड फील करने लगेंगे। इसलिए हमेशा लोगों को ये दिखाइए कि आप उनकी किसी एक खास क्वालिटी को पसंद करते हैं। उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, लेकिन चापलूसी और झूठी बातें ना करें। मतलब थोड़ा ही बोले, जितना रियल लग रहा है उतना ही बोले। दूसरे इंसान को समझने की सच्ची कोशिश करें। एक बार की बात है, इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस की लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पोस्ट ऑफिस का क्लर्क अपने बार बार रिपीट किए जाने वाले काम से बहुत बोर हो गया है। कार्नेगी उसे बेहतर फील कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस क्लर्क की कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है। जब कार्नेगी की बारी आई तो उन्होंने क्लर्क के सुंदर बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसे सुनकर क्लर्क खुश हो गया और उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि कार्नेगी ने क्लर्क की चापलूसी की है ताकि वो अपना काम जल्दी से निकलवा सके, है ना? लेकिन कार्नेगी ने बताया कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो सच में इस छोटी सी बात से क्लर्क को खुश करना चाहते थे। एक छोटी सी बात ने
क्लर्क को इम्पोर्टेंट फील कराया। कार्नेगी का कहना था कि जो लोग झूठे और सेल्फिश होते हैं वो आगे जाकर फेल हो जाते हैं। फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने हजारों सालों से इंसान के रिश्तों को ऑब्जर्व किया है और वो सभी इस बात को मानते हैं कि हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से चाहते हैं। इसलिए दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप सिंपल फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू और आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूं। इन सिंपल शब्दों और जेस्चर से आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डांटे रोसेटी नाम के एक फेमस पोइट थे। लोग उनकी पोयम को सुनना बहुत पसंद करते थे। उनके फॉलोअर्स में से एक हॉलकिन नाम का गरीब लोहार का बेटा भी था, जो रोसेटी की पोइट्री को बहुत पसंद करता था। एक दिन केन ने रोसेटी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि वो उनके काम को कितना पसंद करता है। इस सच्ची तारीफ से रोसेटी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने केन को लंदन बुलाया और अपना सेक्रेटरी बना दिया। केन ने जल्द ही राइटिंग में अपना करियर बनाया और उसका नाम उस टाइम के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल राइटर्स में शुमार हुआ। तो बात ऐसी है कि लोग अपने काम के लिए रिकॉग्निशन यानी कि पहचान चाहते हैं। अगर कोई उनके एफर्ट्स को नोटिस करता है तो एप्रिसिएशन के सिंपल शब्दों से उन्हें हिम्मत मिलती है। इसके अलावा दूसरों को अप्रिशिएट करने से हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बनते हैं। जैसे कि जॉर्ज ईस्टमैन कोडक कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे। वो एक म्यूजिकल स्कूल बना रहे थे। एडमसन एक फर्नीचर कंपनी के मालिक थे। एडमसन उस स्कूल में थिएटर के लिए कुर्सियां सप्लाई करना चाहते थे। तो जब एडमसन ईस्टमैन से मिलने उनके ऑफिस गए तो ईस्टमैन के सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि ईस्टमैन आज बहुत बिजी है, लेकिन सेक्रेटरी ने एडमसन को मिलने का टाइम दे दिया और उसे 5 मिनट या उससे कम की एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा। इस दौरान एडमसन ने ईस्टमैन के ऑफिस की बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई अलग अलग तरह की लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर को नोटिस किया। एडमसन समझ गया कि इसे बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा। जब वो ईस्टमैन से मिला तो एडमसन ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ऑफिस में इस्तेमाल की गई अलग अलग लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर की तारीफ की। इससे इम्प्रेस होकर ईस्टमैन ने एडमसन को ऑफिस में और भी चीजें दिखाई और अपने बचपन की कहानियां सुनाई। उन्होंने एडमसन को अपना कैमरा भी दिखाया जो कि उन्होंने पहली बार खरीदा था। जो मीटिंग पहले सिर्फ 5 मिनट की होने वाली थी वो कब 2 घंटे में बदल गई, पता ही नहीं चला। जल्द ही ईस्टमैन ने एडमसन को कुर्सियों का ऑर्डर दिया जिसकी कुल कीमत $90,000 थी और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती सालों तक चली। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमने जाना कि तारीफ के 2 शब्द, हाँ लेकिन वो जेन्युइनली होने चाहिए, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं ये हमने जाना। और हम भी चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। मतलब ये कि अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने काम में गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को करेक्ट करें, उन्हें सही करें या फिर उन्हें गाइड करें। लेकिन इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है कि हम उसकी गलती को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि उस टाइम हमें शांत रहना चाहिए और दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं है। भाई हमने भी गलतियां की है बहुत सारी और होती ही रहती है। जैसे कि डेल की भतीजी जोसेफिन उनकी सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। वो 19 साल की थी और बिजनेस में उसका एक्सपीरियंस काफी कम था। भले ही आगे जाकर वो अपने काम में माहिर हो गई थी, लेकिन शुरुआत में ना उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। एक दिन जोसेफिन से एक गलती हो गई। कार्नेगी उसे क्रिटिसाइज करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने खुद को रोका और खुद के बारे में सोचने लगे। कार्नेगी को एहसास हुआ कि जोसेफिन उनसे उम्र में बहुत छोटी है और उसे बिजनेस में 1000 गुना कम एक्सपीरियंस है। तो फिर वो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी उन्हीं की जैसी होगी। कार्नेगी सोचने लगे कि जब वो उसकी उम्र के थे तो वो कैसे थे। उन्होंने उस उम्र के दौरान हुई अपनी सभी गलतियों को याद किया। तब उन्हें जाकर एहसास हुआ कि जब वो 19 साल के थे तो उनके मुकाबले में तो जोसेफिन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब इस बात का एहसास होने के बाद
जब भी जोसेफिन कोई भी गलती करती तो कार्नेगी उसे ठीक से समझाते। वो ये कहकर उसे एनकरेज करते कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो और बेहतर करेगी। इसके अलावा वो उसे गाइड भी करते ताकि जोसेफिन वही गलती दोबारा ना करे। कार्नेगी ने बताया कि दूसरों को सुधारने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने फेलियर के बारे में बात करके उसे बता सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा। ये उस इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। जैसे कि ईजी डिलिस्टोन एक कैनेडियन इंजीनियर थे। वो अपने लेटर्स अपनी सेक्रेटरी को डिटेक्ट करते थे ताकि वो उन्हें टाइप कर सके, लेकिन जब ये लेटर्स उनकी डेस्क पर आते तो हर पेज पर स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। तो डिलिस्टोन ने डिसीजन लिया कि वो अपनी सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एक दिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि उन्हें कुछ वर्ड्स को स्पेल करने में मुश्किल आती है, इसलिए स्पेलिंग को डबल चेक करने के लिए वो हमेशा अपनी डेस्क पर एक डिक्शनरी रखते हैं। डिलिस्टोन को यकीन नहीं था कि उनकी सेक्रेटरी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेगी और डिक्शनरी का इस्तेमाल करना शुरू करेगी या नहीं। लेकिन उस बातचीत के बाद सेक्रेटरी की स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी कम होने लगी। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि कभी-कभी तो हमें गाइडेंस देने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम खुद की गलतियों को मानेंगे तो दूसरा इंसान शायद अपना बिहेवियर खुद ही बदल ले। आपको शांत रहना चाहिए और ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि आपने कैसी गलती की। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने इसे ठीक कैसे किया। उस इंसान को खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप खुद की गलती को मानते हैं तो ये दूसरे इंसान को दिखाता है कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप उससे कुछ सीखें। जैसे कि क्लैरेंस ज़ैर हुसैन और उसकी वाइफ दोनों बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे। जल्दी ही उनके 15 साल के बेटे डेव ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। अब क्लैरेंस अपने बेटे को बिना क्रिटिसाइज किए सुधारना चाहता था, इसलिए उसने डेव के सामने अपनी गलती को माना। उसने डेव को समझाया कि सिगरेट में निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो शरीर को बहुत हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, और इसी वजह से उसकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लैरेंस ने डेव को स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स की वार्निंग नहीं दी, बल्कि उसने अपनी गलती की तरफ इशारा किया और बताया कि कैसे उस गलती की वजह से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था। और आखिरकार डेव ने स्मोकिंग छोड़ दी। यहां तक कि डेव के सपोर्ट से क्लैरेंस ने भी ये बुरी आदत छोड़ दी। अब अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग अपना बिहेवियर बदले तो आपको उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है और उन पर नेगेटिव असर डालता है। इसकी बजाय आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसा करने से आप हम्बल बने रहेंगे, और क्योंकि आपको याद रहेगा कि भाई आपने भी तो कभी सेम गलती की थी, है ना। इसके अलावा ये दूसरे लोगों को बताता है कि गलती तो भाई सभी से होती है और उन्हें मोटिवेट करेगा कि कैसे अपनी गलती को ठीक किया जाए। आप उस इंसान को ये बताकर गाइड कर सकते हो कि आपने अपनी गलती से क्या सीखा और आपने ऐसा क्या किया जिससे वो गलती रिपीट ना हो। एक गलती एक बार, बार बार नहीं। तो ये बात सामने वाले इंसान को इंस्पायर करेगी और सेम टेक्निक का यूज करके वो अपने बिहेवियर में सुधार ला पाएगा। तो कमाल की बात ये हमें सीखने को मिली कि हमें अपनी गलती के बारे में बताना है और सामने वाला अपने आप सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी गलतियों से। इसी के साथ अगला चैप्टर है हाउ टू गेट कोऑपरेशन। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त और हमारे कलीग्स हमारे साथ कोऑपरेट यानी सहयोग करें। हम चाहते हैं कि वो हमारे ओपिनियंस को सुने। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे आइडियाज से अग्री करे। लेकिन ये इंसानी स्वभाव है कि हम दूसरों के मुकाबले अपने आइडिया पर कहीं ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों को ये लग सकता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पर थोप रहे हैं और इससे वो आपकी बात एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए आपको उन्हें कुछ सजेशन देने चाहिए और उन्हें खुद सोचने देना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि ये आइडिया उन्होंने खुद सोचा है और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। जैसे कि कार्नेगी के एक स्टूडेंट एडोल्फ सेल्स फिलाडेल्फिया के एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर थे। एडोल्फ की सेल्स टीम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और निराशा से भरी हुई थी। वो अपनी सेल्स टीम को एनकरेज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लेक्चर देने की बजाय सेल्स टीम की मीटिंग बुलाई और टीम से पूछा कि वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी टीम के द्वारा बताए गए विचारों को एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा और अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि वो उनकी सभी बातों को पूरा करेंगे जिसकी वो उनसे उम्मीद करते हैं।
इसके बाद एडोल्फ ने अपनी सेल्स टीम से पूछा कि एक मैनेजर के तौर पर उन्हें अपनी टीम से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस पर टीम ने पूरे जोश से अपने आइडिया शेयर किए और बताया कि एडोल्फ को अपनी टीम से ईमानदारी, वफादारी, टीम वर्क और इनिशिएटिव जैसी चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। जब मीटिंग खत्म हुई तो सभी लोग जोश से भरे हुए थे। टीम मेंबर्स ने अपने लिए खुद ही एक्सपेक्टेशन को बनाया था और इसीलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद की मर्जी के आइडियाज पर काम कर रहे थे। एडोल्फ ने कार्नेगी को बाद में बताया कि उस मीटिंग के बाद कंपनी की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात से यह साबित होता है कि लोग उस आइडिया को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचा है। जैसे कि यूजीन वेसन एक स्टूडियो के लिए स्केच बेचने का काम करते थे। ये स्टूडियो कपड़े बनाने वाली कंपनी के लिए डिजाइन तैयार करता था। वो 3 साल तक हर हफ्ते न्यूयॉर्क के एक लीडिंग स्टाइलिस्ट को बुलाते थे और अपने डिजाइन दिखाते थे। वो स्टाइलिस्ट हमेशा उनके डिजाइन देखता था लेकिन कभी भी कुछ भी खरीदता नहीं था। 150 बार फेल होने के बाद यूजीन ने एक नया तरीका अपनाया। वो 6 अधूरे स्केच लेकर स्टाइलिस्ट के ऑफिस पहुंचा। फिर यूजीन ने स्टाइलिस्ट से पूछा कि वो इन स्केचेस को किस तरीके से डिजाइन करे ताकि वो इन्हें यूज कर सके। इस पर स्टाइलिस्ट ने उन अधूरे स्केचेस की तरफ देखा और यूजीन को स्केच वहीं छोड़कर कुछ दिन बाद आने के लिए कहा। जब यूजीन 3 दिनों के बाद उस स्टाइलिस्ट के ऑफिस वापस गए तो देखा कि स्टाइलिस्ट ने डिजाइन के लिए कुछ सजेशंस लिखे थे। यूजीन ने उन आइडियाज के हिसाब से स्केच तैयार किए। जब स्केच बनकर तैयार हो गए तो स्टाइलिस्ट ने सभी 6 डिजाइन खरीद लिए। तो ये बात साबित करती है कि अगर आप दूसरों को अपने आइडियाज देने देंगे तो वो लोग आपके साथ इजीली कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि डॉक्टर एल ब्रुकलिन शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। ये हॉस्पिटल हाई क्वालिटी की एक्सरे मशीन लाना चाहती थी। कौन सी मशीन ली जाएगी इसका फैसला डॉक्टर एल को ही करना था। इसलिए सभी मशीन कंपनी वाले उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे। हर रोज कोई नया सेल्समैन आता और अपनी कंपनी की मशीन के फीचर्स बताता। इस कारण डॉक्टर एल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी कंपनी की मशीन बेस्ट है। इस दौरान एक सेल्समैन ने बड़े ही अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जिससे डॉक्टर एल उसके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हुए। उस सेल्समैन ने डॉक्टर एल को एक लेटर लिखा और बताया कि उनकी कंपनी एक नई एक्सरे मशीन बना रही है और मशीन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें डॉक्टर एल का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। इस जेस्चर से डॉक्टर एल को बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ क्योंकि इससे पहले कभी किसी कंपनी ने उनकी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मांगी थी। उन्होंने उस सेल्समैन से अपॉइंटमेंट फिक्स की और उसकी कंपनी की मशीनों से काफी इंप्रेस हुए। डॉक्टर एल ने कंपनी को वो आइडियाज दिए जो उनके अकॉर्डिंग मशीन में होने चाहिए थे। इसके बाद फाइनली उन्होंने उस कंपनी से एक्सरे मशीन खरीदने का फैसला किया। डॉक्टर एल ये डिसीजन आसानी से इसलिए ले पाए क्योंकि उस कंपनी ने उनसे एडवाइस मांगकर उन्हें ये महसूस कराया था कि सारा डिसीजन अब उनकी एडवाइस पर डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने कंपनी के साथ कोऑपरेट किया। कहने का मतलब ये है कि लोग आपसे ज्यादा खुद में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने आइडियाज उन पर थोपने की बजाय आपको उन्हें समझदारी से कुछ सुझाव देने चाहिए और फिर दूसरों को उसका रिजल्ट निकालने देना चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो आइडिया आपका नहीं बल्कि उनका खुद का है और ऐसा करने से वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो टेक्निकली यहाँ इस चैप्टर में भी हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इतना कुछ करने की, इतनी प्लानिंग करने की, किसको क्या बोले, कैसे समझाए, कोई क्या सोचेगा, जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उनके साथ बैठिए और उनकी बात को सुनिए। एक स्पेस दीजिए उन्हें कि वो खुद शेयरिंग करे, फिर चाहे आइडिया की बात हो, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात हो। वैसे बातें बहुत सारी है आगे। अगला चैप्टर है डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू। हाय हाय, ऐसा लगा कि किसी ने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। आइए जानते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। हम में से ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। एक्चुअली मैं भी लेती हूँ। हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर इससे हमें दुख होता है। हमें ये महसूस होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को ना हमसे ज्यादा अपनी खुद की चिंता है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है तब भी आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या उस बारे में हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते। हमें क्रिटिसिज्म से डील करना आना चाहिए।
क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अच्छा क्रिटिसिज्म, जो हमें अपने स्किल्स को और बेहतर करने में मदद करता है। दूसरा है अनजस्ट क्रिटिसिज्म या बुरा क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों के द्वारा की गई बुराई जो हम पर नेगेटिव असर डालता है। तो डेल कार्नेगी ने अपनी दोस्त एलेनर रूजवेल्ट से पूछा कि वो बुरे क्रिटिसिज्म यानी कि अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है। इस पर एलेनर ने बताया कि वो बचपन में बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वो हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थी कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन एलेनर ने अपनी आंटी से इस बारे में एडवाइस मांगी। उनकी आंटी ने कहा कि अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रही है तो फिर उसे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले, लोग तो हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म को नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास रखना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो ये वाली लाइन को आप थोड़ा एकदम बोल्ड शब्दों में इमेजिन कीजिए कि आपको भी यही करना है, खुद पर विश्वास रखना है और जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी के साथ आगे मैथ्यू सी ब्रश अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट थे और अपनी टर्म के शुरुआती दिनों के दौरान वो अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। वो सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैथ्यू सभी को खुश करने की कोशिश करते थे। अगर कोई एक भी इंसान उनसे नाराज हो जाता तो वो उसे खुश करने में लग जाते, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो किसी दूसरे को नाखुश कर देते और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा और कोई ना कोई हमेशा मैथ्यू से नाराज ही रहता। अब आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म से हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैथ्यू ने अपने हर काम में बेस्ट देने पर फोकस किया और अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म से परेशान होना छोड़ दिया। दो बातें, खुद पर विश्वास रखिए और जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। और फिर वो गाने की लाइन तो याद ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए भाई वो तो चुप नहीं होने वाले हैं। आपको शांति चाहिए तो आप कीजिए ना। वैसे एक और एग्जाम्पल है, डेम्स टेलर नाम की रेडियो कमेंटेटर ने अनजस्ट क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए अलग अप्रोच अपनाई। वो खुद पर होने वाले अनफेयर कमेंट्स को अनदेखा करने की बजाय उस पर पब्लिकली हंसने लगे, बात करने लगे। एक दिन एक औरत ने डीम्स को एक लेटर लिखा। उसमें औरत ने डीम्स को झूठा, धोखेबाज और गधा कहा था। उन्होंने ये लेटर अपने अगले शो में अपनी ऑडियंस के सामने पढ़ा। क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने की बजाय उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। डीम्स ने इसे कभी अपनी चिंता की वजह नहीं बनने दिया। वो अपने लाखों लिसनर्स के सामने क्रिटिसिज्म पर हंसते थे। अनफेयर क्रिटिसिज्म को कॉन्फिडेंस और मजाक के साथ एक्सेप्ट करने की डीम्स की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर आपको पता है इसमें ना बहुत हिम्मत चाहिए। तो शुरुआत में आप ऐसा ना भी कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है। पहला तरीका, खुद पर विश्वास रखें और जो भी कर रहे हैं बेस्ट करें। उसके बाद थोड़ी हिम्मत आ जाए तो हम डीम्स वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली उस पर हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगली बात ऐसी है कि सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन को अपने क्रिटिक्स से बहुत खराब कमेंट्स मिलते थे। वो कभी भी उनका जवाब नहीं देते थे, वो उनके रिमार्क्स भी नहीं पढ़ते थे। लिंकन सिर्फ अपना बेस्ट करने पर फोकस करते थे। उनकी फिलॉसफी थी कि अगर आखिर में सब कुछ ठीक होता है तो उनके खिलाफ हो रहा क्रिटिसिज्म कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सही इरादे के बाद भी चीजें गलत हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ना हमें मजबूत बनना चाहिए और दूसरों के बेकार के ओपिनियंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने सालों पहले एडल्ट एजुकेशन क्लासेस शुरू की थी। उस क्लास में द सन मैगजीन की एक रिपोर्टर ने एक सेशन अटेंड किया था। इसके बाद उसने अपनी मैगजीन में कार्नेगी और उनके काम का मजाक उड़ाया था। तो कार्नेगी को ये क्रिटिसिज्म पर्सनल लगा, इंसल्ट लगी और उन्होंने मैगजीन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को बुलाया। कार्नेगी ने चेयरमैन से कहा कि वो मैगजीन में उनकी क्लास के फैक्ट्स के बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, ना कि उस रिपोर्टर के कठोर विचारों पर। हालांकि कार्नेगी को ये सोच करके बुरा लगा था कि उन्होंने उस रिपोर्टर के व्यूज पर किस तरह रिएक्ट किया था। उन्हें एहसास हुआ कि जिन्होंने ये मैगजीन खरीदी है उन सभी लोगों ने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने उसे पढ़ा भी होगा वो उसे एक मजाक समझकर कुछ हफ्तों में भूल भी गए होंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म से परेशान होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उस दौरान मिलने वाले कमेंट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर असर जरूर डालते हैं। इस बात को याद रखिएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका फर्क दिखाई देता है।
आपको ऐसे कमेंट्स को नजरअंदाज करना सीखना होगा, बेकार की नेगेटिविटी से परेशान ना हो, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और ध्यान रखिए कि आपका इरादा नेक हो। तो ये हमने जाना कि भाई आप अपने आप को कैसे हर्ट ना करें। कहने का मतलब लोग आपको हर्ट नहीं कर सकते, ये पावर आप उन्हें मत दीजिए। अब अगला चैप्टर है हाउ टू ओवरकम टायर्डनेस। तो बात ऐसी है कि कई बार दिन भर काम करने के बाद हम सभी टायर्ड फील करते हैं, थक जाते हैं। हम चाहे घर पर हो या ऑफिस में, हमारे दिन भर के टास्क की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें थकान हो रही है। ये काम फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि थकान सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम से नहीं होती है, ये इमोशनल स्ट्रेस से भी हो सकती है। यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी थक रहे हैं। बड़ी अजीब बात है ना, पर आपको पता है अक्सर ऐसा ही होता है। इमोशनल स्ट्रेस के लिए इमोशनल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में बोरियत, चिंता करना और अप्रिशिएट ना किए जाने की फीलिंग शामिल है, और भी बहुत सारी बातें। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस से शरीर में नर्वस टेंशन बनती है। हम अपनी मसल्स को टेंशन यानी तनाव देते हैं, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं और हमें थकान होती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ज्यादा स्ट्रेस से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो बात ऐसी है कि टेंस मसल्स हमारी बॉडी की काम करने वाली मसल्स होती है, और जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं तो हम अपने काम करने वाली मसल्स को स्ट्रेस देते हैं। हम अपने कंधों और आईब्रोज को झुका लेते हैं, अपनी आंखों पर दबाव डालते हैं, चेहरे के मसल्स को टेंस कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से बैठते हैं। ये सभी बुरी आदतें हमें नर्वस और मस्कुलर टेंशन देती है। इसी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कुछ ऐसे जेस्चर्स या पोस्चर्स आप देखें तो प्लीज नोटिस कीजिएगा कि ये कहीं फिजिकल और मेंटल ना होकर के इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं। और इसी के साथ हम अपना पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन हम अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे वेस्ट करते हैं, जबकि ये पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि एनर्जी होगी तो बाकी काम होंगे, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अपनी बॉडी और माइंड को आराम देना भी जरूरी है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको अपने मसल्स से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी आंखों को आराम दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कुर्सी पर या बिस्तर पर आराम से लेट जाइए और अपनी आंखों से उस टेंशन को दूर भगाइए और कहिए लेट गो, यानी स्ट्रेस को जाने दो। लगभग 1 मिनट तक ये स्टेप रिपीट करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों का टेंशन यानी कि तनाव दूर हो गया है। आपको महसूस होगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स गायब हो गई हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखें हमारे शरीर की 1/4 नर्वस एनर्जी को यूज करती है। इसलिए अच्छी आईसाइट वाले लोगों को आई स्ट्रेन ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी आंखों को ज्यादा तनाव देते हैं। आंखों के बाद अब शरीर के दूसरे पार्ट्स को आराम देने का समय आ गया है। आपको अपने चेहरे, जबड़े, गर्दन, कंधे और पूरे शरीर की मसल्स पर फोकस करना है। फिर अपनी मसल्स को लेट गो करने के लिए कहिए। अगर आपको रिलैक्स करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने शरीर को एक पुराने मोजे यानी कि पुराने सॉक्स की तरह इमेजिन करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको रिलैक्स करने में मेंटल एफर्ट नहीं लगाना है। आपको एक लटके हुए मोजे की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस तरह से अपने शरीर से सारी टेंशन को निकाल फेंकिए। इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डेस्क के पास पुराना मोजा रख सकते हैं, जो आपको वो रिलैक्स करने के लिए याद दिलाता रहे। थोड़ा अजीब है, लेकिन ये काम करता है। इसके अलावा जब आप काम कर रहे हो तब आपको अपने बैठने के पोस्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर पर कम से कम स्ट्रेस पड़ेगा। अच्छा सिटिंग पोस्चर दिन के अंत में होने वाली थकान को कम कर देता है। आपको पूरे दिन में 4 से 5 बार खुद से पूछना चाहिए कि कहीं आप अपने काम में जरूरत से ज्यादा मसल एफर्ट तो नहीं लगा रहे हैं। आप ऐसे मसल्स को तो यूज नहीं कर रहे हैं जिसका आपके काम से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हर शाम अपनी थकान पर ध्यान देना है। अगर आप टायर्ड हैं तो एनालाइज कीजिए कि क्या ये आपके काम की वजह से है या आप खुद पर जबरदस्ती का स्ट्रेन ले रहे हैं। आपको अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए खुद को हर रोज इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल आप अपनी बॉडी और माइंड पर ज्यादा बोझ डालने की बुरी आदत को खत्म कर पाएंगे। और आखिर में अपने काम के बीच ब्रेक लेना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप अपने काम के बीच 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लंच ब्रेक में बाहर वॉक पर जा सकते हैं या अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। वीकेंड्स और हॉलिडे अपनी फैमिली के साथ बिताइए। अपनी एनर्जी को रिचार्ज और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला चैप्टर है 4 गुड वर्किंग हैबिट्स। आजकल की बिजी जिंदगी में हमें एक साथ कई सारे टास्क पर काम करना पड़ता है और इस वजह से रूटीन लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। काम के बोझ की वजह से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है और आखिर में हमें थकान और चिंता होने लगती है। सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री बनने के लिए हमें काम करने की अच्छी आदतें सीखनी होगी। आइए उन 4 आदतों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं। तो पहली है गुड वर्किंग हैबिट। सबसे पहले अपनी डेस्क से सारे पेपर हटा दीजिए, सिर्फ उन्हें रखिए जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। इनकम्प्लीट टास्क के पेपर डेस्क पर रखे रहने से माइंड में ज्यादा चिंता होती है। पेपर का बंडल आपको ये याद दिलाता रहेगा कि कम टाइम में आपको बहुत सारा काम करना है। इस वजह से आपके माइंड में टेंशन बनी रहती है और आप जल्दी थक जाते हैं। तो ये हैबिट धीरे धीरे आपको बीमार कर देती है और आप हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर विलियम सैंडलर शिकागो शहर के फेमस साइकाइट्रिस्ट थे। एक दिन शिकागो की एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने गए। उस एग्जीक्यूटिव को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन होने की कगार पर थे। जब डॉक्टर सैंडलर उस पेशेंट की बात सुन रहे थे तभी उनका फोन बजता है। डॉक्टर सैंडलर ने उस कॉलर की बात को ध्यान से सुना और तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस कॉल के थोड़ी देर बाद उनका फोन दोबारा बजा। जैसे ही डॉक्टर सैंडलर ने फोन उठाया उसी समय उनका कलीग उनके कैबिन में आया और एक पेशेंट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर सैंडलर ने अपनी कलीग को अच्छे से हर बात का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने वापस फोन पर बात की और कॉलर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन मुद्दों को सुलझाने के बाद डॉक्टर सैंडलर एग्जीक्यूटिव की तरफ मुड़े और उनसे इस देरी के लिए माफी मांगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर कुछ और ही रिएक्शन था। वो खुश दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि डॉक्टर को देखकर उसे ये समझ में आ गया था कि काम करने की उसकी कौन सी आदत गलत थी। एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो उनका डेस्क देख सकता है। डॉक्टर की डेस्क पर बस कुछ ऑफिस स्टेशनरी का सामान ही था। इसके अलावा कोई भी पेंडिंग पेपर या डॉक्यूमेंट नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो काम को जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका डेस्क हमेशा साफ रहता है और उन्हें अधूरे काम का स्ट्रेस कभी नहीं होता। 6 हफ्ते के बाद एग्जीक्यूटिव की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो भी इस हैबिट को अप्लाई करने लगा था। आगे है गुड वर्किंग हैबिट नंबर 2। हमारे पास हर रोज बहुत से काम होते हैं और अक्सर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए दूसरी अच्छी वर्किंग हैबिट है टास्क को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से करना। मतलब आपको सेम डे सुबह या एक रात पहले ही आपके अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। इससे आप काम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस पर काम कर पाएंगे और आपका काम इजी हो जाएगा। चार्ल्स लकमैन ने अपना करियर बहुत नीचे लेवल से शुरू किया था। सिर्फ 12 साल में वो पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए थे। चार्ल्स की एनुअल इनकम हजारों डॉलर में थी। इसके अलावा भी वो लाखों डॉलर कमा लेते थे। चार्ल्स की सक्सेस का राज था रोज सुबह 5 बजे उठना और अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना। इसकी वजह से वो अपनी प्रायोरिटी के टास्क पहले कर लेते थे और इस तरीके से वो अपने करियर में सक्सेसफुल होते चले गए। अब आगे है गुड वर्किंग हैबिट नंबर 3। जब हमारे कैलेंडर में बहुत से काम स्केड्यूल होते हैं तो हम आम तौर पर सभी काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, सब कर लेंगे। एक काम को खत्म किए बिना हम दूसरे काम की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐसा करने से पता है क्या होता है, हमारा कोई भी काम टाइम पर फिनिश नहीं हो पाता। आप भी कह रहे हैं हाँ एक्चुअली ऐसा ही होता है। इसकी वजह से हमारा कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। इसलिए 3rd गुड वर्किंग हैबिट ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें बिना लेट किए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। इससे आप उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर डील कर सकेंगे। जैसे कि HP हावेल US स्टील नाम की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग ज्यादातर लंबी होती थी। बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के साथ साथ कुछ फैसले भी लिए जाते थे। इसी वजह से मेंबर्स रिपोर्ट को ऑफिस में नहीं पढ़ पाते थे और उन्हें रिपोर्ट घर ले जाना पड़ता था। इस वजह से हावेल ने अपने साथी मेंबर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्हें मनाया कि उन्हें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और फिर दूसरी प्रॉब्लम को देखना चाहिए। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता था, जैसे कि उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना या कुछ नहीं करना, या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना।
ऐसा करने से उनकी मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगी, उसमें ज्यादा फैसले लिए जाने लगे और अब मेंबर्स को कोई रिपोर्ट घर ले जाकर स्टडी नहीं करनी पड़ती थी। आगे है गुड वर्किंग हैबिट नंबर 4। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपको समझना होगा कि आपके टीम मेंबर्स किसी काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे तरीके से आप करते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें नहीं सौंप सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा काम से आपको स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि आप इतना वर्कलोड अकेले नहीं संभाल सकते। इसलिए 4th गुड वर्किंग हैबिट है दूसरों को काम सौंपना और उन्हें ऑब्जर्व करना। बड़ी कंपनीज के हायर रैंक के एम्प्लॉयज अक्सर हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को शेयर नहीं करना चाहते। इसलिए आपको अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए अपनी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। सभी काम को अपने टीम मेंबर्स में बांटे और उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे, ऑब्जर्व करें। शुरुआत में आपको सिर्फ उन्हें साथ रहकर गाइड करने की जरूरत है, बाद में वो खुद ही काम को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि हमने इतना कुछ सीखा, लेकिन हमें क्या क्या अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। तो देखिए, मुद्दा मामला एकदम क्लियर है और साफ है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। आप अपने करियर और रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों के साथ जुड़ने की स्किल को इम्प्रूव करना होगा। इस समरी में डेल कार्नेगी ने ऐसे सिंपल टिप्स शेयर किए हैं जो आपको और आपके आसपास के लोगों पर पॉजिटिव असर डालते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि खुद को पसंद करवाकर आप ज्यादा दोस्त बना सकते हैं और ऐसा आप हम्बल होकर उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेकर अचीव कर सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि अगर आप अपने कलीग्स की गलती ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह से लोग आपकी बातों को पॉजिटिवली लेंगे। तीसरा, आपने सीखा कि अगर आप दूसरों को सजेशन देकर उन्हें डिसीजन लेने का मौका देंगे तो वो आपके साथ ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। लोगों को अपनी चॉइस ज्यादा पसंद होती है। चौथा, आपने जाना कि आपको अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म, दूसरों से अपनी बुराई को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। खुद पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर ध्यान दीजिए। पांचवा है, आपने सीखा कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस आपको थकाता है, इसलिए अपनी बॉडी और माइंड को आराम देने के लिए काम के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। अपने बैठने के तरीके को ठीक रखें और अपने मसल्स की टेंशन को रिलीज करें। अपनी चिंताओं और नेगेटिव इमोशंस को भूल जाएं। आखिर में आपने उन सिंपल वर्किंग हैबिट्स के बारे में सीखा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी डेस्क को साफ रखें, सुबह जल्दी उठें, अपने दिन को प्लान करें और सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करें। एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करें। बाकी काम अपने टीम मेंबर्स को देकर उन्हें गाइड करें। आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने खुद के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी आदतों और रूटीन में कुछ सिंपल चेंज करने से बड़ा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। आप एक बेहतर एम्प्लॉय, मैनेजर या बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप एक बेहतर पेरेंट, स्टूडेंट या कलीग बन सकते हैं। हर दिन आपके लिए खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका होता है, इसलिए अपनी जिंदगी को आज ही बदलना शुरू कीजिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है और जैसे कि शुरुआत में हमने बात की थी, सुकून, शांति, हैप्पीनेस, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके लाइफ के हर एरिया में पड़ता है। और पता है, इमोशनली, मेंटली ना हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ना सफर कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। इसने ये कह दिया, मैंने इतनी मेहनत की, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सो ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक करके धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये समरी आपको कैसी लगी और किस चीज पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं या आपने प्लानिंग की है। कौन सा इंसिडेंट, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, जरूर बताइएगा। साथ ही कोई अगली समरी जो गीगल पर आप सुनना चाहते हैं उसका नाम लिख भेजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई समरी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।